नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। आज की इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने 4 ऐसी बातें बताई हैं जिन 4 बातों पर अगर कोई भी मनुष्य अमल करता है, इन 4 बातों को अपने जीवन में अवतरित करता है, तो उसे अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन 4 बातों को अगर कोई भी माँ बहन सुन लेती हैं तो कभी भी उनके घर में लड़ाई नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, आज इस कहानी से आप लोगों को यह भी प्राप्त होगा कि आखिर सास बहू में लड़ाई क्यों होती है, आखिर सास बहू में लड़ाई होने का कारण क्या होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे दैनिक जीवन में जो ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं, इनका काफ़ी महत्व होता है। इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपने जीवन की बड़ी बड़ी सीख प्राप्त होती हैं। ये कहानी मात्र एक कहानी नहीं होती है, बल्कि ये कहानी हमारे ही जीवन के एक हिस्सा होता है। इन सभी कहानियों में हमारे जीवन के कुछ पल छुपे होते हैं। अगर इन छोटे छोटे पलों को और इन कहानियों में छुपे हुए ज्ञान को कोई भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे कभी भी अपने जीवन में अज्ञानी रहने का दुख प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आज हम आप सभी दर्शकों को नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, और सास बहू में लड़ाई क्यों होती है, इस बात के बारे में भी बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी को आप सभी पूरा ज़रूर सुनें। आज की इस कहानी को सुनना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ताकि उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो सके। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने वन में एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी रहा करते थे। वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा इतना दिखने में सुंदर था कि उन्हें देखकर हर कोई मोहित हो जाया करता था। उन दोनों के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ और अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रसन्न था। उन दोनों के सामने जो भी लोग लड़ाई झगड़ा करते तो उनको वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा मूर्ख माना करते थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, उन दोनों ने कभी ये भी नहीं जाना था कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा होता क्या है, क्योंकि वे अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनके आसपास अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखता तो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी जाया करते और उस लड़ाई झगड़ा करने वाले को समझाते और उनके लड़ाई झगड़े को शांत कर देते और अपनी सूझबूझ से उनसे अपनी बातें बोलते और उन्हें समझाते। प्रिय दर्शकों, ऐसे में उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब भी नीलकंठ पक्षी के समाज में किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा होता
तो वे दोनों पति और पत्नी नीलकंठ पक्षी उनके घर जाया करते और उन्हें समझाते, उनके घर की लड़ाई को शांत करते और उनसे कहते कि देखो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और कहा जाता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है उस घर में कलह वास करता है, और जिस घर में कलह वास करता है उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी अपना स्थायी वास नहीं बनाती है। और यह भी कहते थे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी धन की बरकत नहीं होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं रहती है। दर्शकों, इस प्रकार से वो दोनों पति और पत्नी जिस घर में लड़ाई होती तो उस घर में जाते और इस तरह समझाते। दर्शकों, नीलकंठ पक्षी के समाज के अलावा भी अगर किसी दूसरे भी समाज में या फिर दूसरे पशु पक्षियों में भी लड़ाई झगड़े होते तो लोग उन्हें ही बुलाने आते और कहते कि नीलकंठ जी, आप हमारे साथ चलिए और उन दो फलाने लोगों के साथ लड़ाई हो रही है, उन्हें समझाकर आइए। फिर वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों जाया करते और वहाँ भी समझाकर आते। इस प्रकार से उस ज्ञानी नीलकंठ पक्षी का पूरे जंगल में, उसके पूरे समाज में उसका काफ़ी नाम था, क्योंकि वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी वो दोनों सूझ समझ कर रहा करते थे और उनके पूरे समाज में और पूरे जंगल में उन्हें बहुत ही ज्ञानी माना जाता था और हर आदमी उनकी हर बात को मानता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, नीलकंठ की जो पत्नी थी वो 4 अंडे दे देती है और जब 4 अंडे देती है तो उन 4 अंडों के द्वारा उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है तो वो दोनों नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारा पूरा परिवार संपन्न हो चुका है। अब हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान ने हमें हमेशा सुख समृद्धि दी है, अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो एक ही आशा है कि मेरे जो 4 पुत्र हुए हैं ये चारों पुत्र अच्छी तरह से फले और फूले और हमारा नाम रोशन करे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्र प्राप्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्र और अपनी पत्नी इन सबके साथ बहुत ही खुश था। वो सभी अपने जीवन में और अपने घर में खुशी खुशी रहा करते। दर्शकों, फिर धीरे धीरे जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी के चारों पुत्र बड़े होते गए तो उस नीलकंठ पक्षी को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरे पुत्र बड़े होने लगे हैं, अब मुझे कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए, जिससे ये सुखी सुखी अपने जीवन को व्यापन कर सके और हमारे परिवार का वंश बढ़ा सके और हमारे वंशज को आगे चला सके। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता का ये शादी करने का सपना ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी होता है। ठीक इसी प्रकार वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों का अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए अपने नगर से थोड़ी दूर आसपास के नगरों में घूमने लगा और रोज़ाना इस ही बात को सोचता और रोज़ाना अलग अलग गांवों में जाता और अलग अलग गांवों में जाकर अपने चारों पुत्रों के लिए अच्छी सी लड़कियां ढूंढता ताकि उनका विवाह कर सके।
प्रिय दर्शकों, इस तरह उस नीलकंठ पक्षी के सिर पर अपने चारों पुत्रों के विवाह का भार गिर चुका था और देखते ही देखते फिर एक दिन उस नीलकंठ पक्षी को अपने चारों पुत्रों के लिए 4 सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं और वो नीलकंठ पक्षी अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने चारों पुत्रों का उन चारों लड़कियों के साथ विवाह करवा देता है और उन चारों लड़कियों को विवाह कर कर अपनी पुत्र वधू बना लेता है और अपनी पुत्र वधू बनाने के बाद में अपने घर ले आता है। प्रिय दर्शकों, अपने घर लेकर आने के बाद में एक दिन वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा जीवन सफल हो चुका है, क्योंकि अब हमारा वंशज भी आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी सुखी सुखी कटेगा। अब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब हमारा परिवार संपूर्ण हो चुका है। 4 हमारे पुत्र और 4 हमारी पुत्र वधू और 2 हम। अब हम पूरे 10 लोग हो चुके हैं। अब हमारा संपूर्ण परिवार हो चुका है। अब हमें इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब तो भगवान से एक ही दुआ है कि जो हमारी आधी उम्र बची है केवल ये सुखी सुखी कट जाए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों यही सोचते और मुस्कुराते। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है। नीलकंठ पक्षी की जो पुत्र वधू है वो कुछ काम कर रही होती है, खाना बना रही होती हैं, और जैसे ही वो खाना बना रही होती हैं तो नीलकंठ पक्षी की जो पत्नी है वो अपनी बहू से कहती है कि अरे बेटा, अरे बहू, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? आखिर सब्जी में इतना सारा नमक थोड़ी ना डलता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू को खूब डांट लगाती है। उसके बाद में नीलकंठ पक्षी यह सब देखकर अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि भाग्यवान, आज मैंने तुम्हें छुपकर देखा था। तुम हमारी पुत्र वधू को मात्र एक छोटी सी गलती पे बहुत ज़्यादा सुना रही थी। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा। भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा भड़कना अच्छा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद फिर एक दिन की बात है। फिर से वो चारों बहू कुछ काम कर रही होती हैं और उनकी सासू माँ नीलकंठ पक्षी की पत्नी उनके काम को देख रही होती हैं और नीलकंठ पक्षी की पत्नी को अपनी बहुओं के द्वारा किया हुआ काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो चारों बहुओं को डांट लगा देती है और चारों बहुओं से कहती हैं कि आखिर तुम क्या जानती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया है कि किस तरह से घर को संभाला जाता है? प्रिय दर्शकों, इस तरह से वो सासू माँ, वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों बहुओं को खरी कोटी सुना देती हैं। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि कोई भी मनुष्य हो केवल एक दिन ही एक खरी कोटी बात को सुन सकता है। अगर वही खरी कोटी बात रोज़ाना कही जाए तो कोई सहन नहीं कर पाता है। ठीक उसी ही प्रकार जैसे अगर आप पर कोई एक आदमी चुनौती दे तो उस चुनौती को चुनौती के माध्यम से ही देखना चाहिए, परंतु अगर दूसरी बार कोई आदमी आपको चुनौती दे फिर हमें युद्ध करना चाहिए, जिस तरह महाभारत में हुआ था। प्रिय दर्शकों, ठीक इसी ही तरह वो सासू माँ नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों बहुओं को खरी कोटी सुना देती हैं और यह देखकर वो चारों बहू अपनी सासू माँ पर भड़क पड़ती हैं और ये पूरा नज़ारा नीलकंठ पक्षी छुपकर देख रहा होता है।
और उसके बाद में जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, फिर से उस दिन की तरह वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि भाग्यवान, आज मैंने फिर से तुम्हें देखा। तुम हमारी चारों पुत्र वधुओं को, हमारी बहुओं को बहुत खरी कोटी सुना रही थी। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से यह कहा, तो नीलकंठ पक्षी की पत्नी ने नीलकंठ पक्षी का अपमान कर दिया और कहा कि सुनो जी, आप पुरुष हो, आप मर्द हो, तो एक मर्द की तरह ही रहो। हम स्त्री हैं, हम स्त्रियों का काम हम स्त्रियों को ही करने दो। हमारे बीच में आपको दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से नीलकंठ पक्षी से बोलकर उसकी पत्नी उसका मुख बंद कर देती है, उसका अपमान कर देती है और वो नीलकंठ पक्षी अपना सिर नीचे झुकाकर चले जाता है और कुछ नहीं कहता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रोज़ रोज़ इसी तरह चलता रहा और नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी चारों बहुओं पर उखम चलाने लगी। और फिर एक दिन शाम को फिर से नीलकंठ पक्षी कहता है कि सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस नाटक से तंग आ चुका हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ तुम इसी ही प्रकार करती हो। प्रिय दर्शकों, फिर उसके बाद में नीलकंठ पक्षी की पत्नी नीलकंठ पक्षी से कहती है कि सुनो जी, बात ऐसी है, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस घर पर मेरा हक है और मेरा ही हक रहेगा। इस घर की मुखिया मैं हूँ, तो इस घर में मेरी ही चलेगी। मेरे अलावा इस घर में और किसी की नहीं चलेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ये सारी बातें नीलकंठ पक्षी की पुत्रवधू बड़ी वाली सुन रही होती है और जैसे ही वो बड़ी वाली बहू इन बातों को सुनती है तो वो और ज़्यादा भड़क जाती है और अपनी तीनों देवरानी और जेठानी से भी ये बात कह देती है कि हमारी सासू माँ आज ससुर जी से कह रही थी कि ये घर मेरा है और इस घर में केवल मेरी ही चलेगी और इस घर का मुखिया मैं ही रहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उन चारों बहुरानियों को यह बात पता चलती है कि हमारी सासुर माँ हमारे बारे में ये सब सोचती हैं, तो इसे सुनकर दूसरे दिन से वो चारों और ज़्यादा भड़क जाती हैं और महाभारत छिड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन वो चारों बहू अपने चारों पतियों के साथ अपने ससुर नीलकंठ पक्षी के पास आती हैं और नीलकंठ पक्षी के पास आकर कहती हैं कि ससुर जी, आज हम आप चारों के पास आए हैं, आपके पास आए हैं। हमें अब इस घर में नहीं रहना है। आप हमें इजाज़त दे दीजिए और आज के बाद हम अपने बल पर ही यहाँ से कहीं दूर रहेंगे और खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वो चारों पुत्र वधू अपने ससुर नीलकंठ पक्षी से ये कहती हैं और उस घर से बाहर चली जाती हैं। और उसके बाद में वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और थोड़े पछताते भी हैं कि आखिर हमारी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज हमारे बेटे और हमारी पुत्र वधू हमारे इस घर को छोड़कर बाहर जा रही हैं। प्रिय दर्शकों, फिर उस नीलकंठ पक्षी की चारों पुत्र वधू और चारों बेटे उनके घर से बाहर जाकर रहने लगते हैं और अलग अलग मकान ले लेते हैं। फिर जैसे ही वो अलग अलग मकानों में रहने लगते हैं, पहले जहाँ पर नीलकंठ पक्षी के घर वो चारों रहा करते थे, तो उनके घर में 10 लोगों के बीच 500 रुपये का खर्चा हुआ करता था। और जैसे ही वो चारों अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर रहने लगे, तो उनके घर में हजार हजार रुपये का खर्चा होने लगा। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो माता लक्ष्मी हैं, इनका हम जितना आदर करते हैं, जितनी इज्जत करते हैं,
ये हमारे पास उतनी ही रुकती है और उसी हिसाब से हमारे पास आती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हमारी औकात 10 रुपये की है, यानी कि हम एक दिन का 100 रुपये कमा रहे हैं और हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह हम बर्बाद होते हैं और माता लक्ष्मी का अपमान भी होता है। और अगर हम 200 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये का खर्चा करते हैं, तो उसमें हमारी बचत है और माता लक्ष्मी का भी अपमान नहीं होता है। तो वो चारों पुत्र वधू अलग होने के बाद में जैसे उनका पति 200 कमाता तो वो 1000 रुपये का खर्चा करती। इस प्रकार से देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और वो पूरी तरह से गरीब हो गई। माता लक्ष्मी ने अपनी पूरी दृष्टि उनके ऊपर से मोड़ ली और कुंडली मार कर बैठ गई और अपना मुंह मोड़ लिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने अपना मुंह मोड़ लिया तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा। वो चारों पुत्र वधू और उनके पति कंगाल हो गए। खाने के लिए उनके पास दाना नहीं बचा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वे लोग चारों भिखारी के रूप में आ गए तो वो अपने ससुर नीलकंठ पक्षी के पास गए और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि ससुर जी, हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है और तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है, आप हमें शरण दीजिए। दर्शकों, कहते हैं कि हर एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए मात्र रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। और जिस मनुष्य के पास ये 3 चीज़ें नहीं होती हैं, वो मनुष्य अपने जीवन में कंगाल ही कहलाता है और उसे ही असली कंगाली का रूप कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो तीनों अपने ससुर के पास आते हैं तो ससुर अपने चारों पुत्रों और चारों पुत्र वधुओं का चेहरा देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं और उन्हें शरण दे देते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि चाहे पुत्र कितना ही बड़ा निठल्ला, भुलक्कड़ कैसा भी हो, माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है कि उन्हें शरण दे ही देता है। तो प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी उन चारों को शरण दे देता है और फिर उनसे कहता है कि पुत्रों, मैं तुम चारों को आज 4 बातें बताता हूँ। तुम चारों को इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर इन 4 बातों का तुम हमेशा ध्यान रखते हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी और कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों बेटों को पहली बात बताता है और कहता है कि सुनो, ये पहली बात, कभी भी किसी भी पुरुष को स्त्रियों के बीच में या फिर स्त्रियों के बीच में हो रही लड़ाई या फिर चर्चा के बीच में अपनी बात नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि जो पुरुष स्त्रियों के बीच में हो रही लड़ाई के बीच में बोलता है और उनके बीच में हो रही चर्चा के बीच में बोलता है तो वो अपमान का भागीदारी होता है। क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। ठीक उसी ही प्रकार जो स्त्रियां सोचती हैं वही उनके मुख में होता है। जैसे जब मैंने तुम्हारी पत्नियों के बचाव के लिए तुम्हारी माँ से कहा तो तुम्हारी माँ ने मेरी बदनामी की, मेरी बेइज्जती की। ठीक उसी ही प्रकार कभी भी स्त्रियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में दूसरी बात बताता है, पुत्रों, कभी भी किसी को भी अपने औकात से बाहर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो तो तुम्हें 50 रुपये ही खर्च करने चाहिए, ना कि तुम्हें 200 रुपये खर्च करने चाहिए। अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो और 200 रुपये खर्च करते हो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें रोड पे बैठकर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि हर मनुष्य को अपनी औकात के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए। तो इसलिए कभी भी हमें
जितनी हैसियत है उस हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो तीसरी बात बताता है और कहता है कि कभी भी हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू आता है, झाड़ू में एक नहीं बल्कि भिन्न भिन्न सीखें होती हैं और वो भिन्न भिन्न सीखें मिलकर एक झाड़ू बनती हैं जो पूरे कचरे को साफ कर देती हैं। अगर उस झाड़ू में से सारी सीखों को भिन्न भिन्न कर दिया जाए तो उस झाड़ू का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो स्वयं झाड़ू ही हवा में उड़ जाएगा और उसे हर कोई लात मारकर फेंक देगा। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को एकता बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर तुम एक रहोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो नीलकंठ पक्षी चौथी बात बताता है और कहता है कि पुत्रों, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी की बातें नहीं माननी चाहिए, बल्कि पत्नी को अपने पति की बातें माननी चाहिए। क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी की बातें मानता है वो पुरुष हमेशा गरीब ही रहता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से वो नीलकंठ पक्षी 4 बातें अपने पुत्रों को बताता है और कहानी का सार बताता है। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।